बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 9 जो है देख रहे हैं और हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग स्टार्ट करें, मैंने आपको पिछले लेक्चर में 3 बातें जो है वो बताई थी कि किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज़ एक जानदार की बॉडी में हमें बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं। सबसे जो पहली करैक्टर है वो हमारे पास है कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि हमारे जानदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम्प्लेक्स होते हैं, वो पेचीदा होते हैं। और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट अ सिंपल। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सादा नहीं है, बट इट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी। उसमें बहुत ज़्यादा आपको कम्प्लेक्सिटी या फिर पेचीदगी नज़र आती है। तो इसी बिहाफ पे हमने पिछले लेक्चर में ये भी बात की थी कि जितने जानदार आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स होते जाते हैं उतनी उनमें काम करने की जो सलाहियत है या फंक्शनल जो एबिलिटी है वो भी उतनी ज़्यादा होती है। तो ये एक बात आपने याद रखनी है कि कम्प्लेक्सिटी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें नज़र आती है। दूसरा पॉइंट जो आपने यहाँ पे देखना है वो हमारे पास है जी रेगुलेटरी मैकेनिज़्म। रेगुलेटरी मैकेनिज़्म का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके जानदार हैं उन सब के अंदर आपको कंट्रोल सिस्टम जो है वो नज़र आता है, या मैंने यहाँ पे साथ लिखा हुआ है कि होम्योस्टेसिस जो है वो नज़र आती है। और होम्योस्टेसिस का कंसेप्ट आपको पहले से ही पता होगा कि हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट को हमने मेंटेन करना है फ्राम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, के बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियों के बावजूद जानदार की हर मुमकिन ये कोशिश होती है कि वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करे, मेनटेन रखे या मतवाजन रखे। तो इसके लिए जानदार की बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है जिसको हम लोग रेगुलेटरी मैकेनिज्म का नाम देते हैं, जिससे जानदार की बॉडी के अंदर तमाम तर चीज़ों को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। उसके बाद जानदारों की एक और बड़ी प्रॉपर्टी प्रोटोप्लाज्म होता है जी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास लिविंग कंटेंट है, दैट इज़ अ लिविंग कंटेंट। लिविंग कंटेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी जानदार की जो ज़िंदगी की बका है वो दरअसल डिपेंड कर रही है इस प्रोटोप्लाज्म के ऊपर। अब सवाल ये है कि प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने 2 वर्ड लिखे हुए हैं, एक हमारे पास है जी साइटोप्लाज्म और एक हमारे पास है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस आपके सेल का साइटोप्लाज्म, ये दोनों चीज़ें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये किसी भी जानदार का लिविंग कंटेंट है और इन दोनों को मजमूई तौर पे हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ तक हमारे पास 3 जी मेजर करेक्टरिस्टिक्स हमारी शुरू होगी कि जानदार जो हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म का होना मस्ट है, और उसके बाद जानदारों के पास क्या मौजूद होता है, प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट लेवल की तरफ। और फर्स्ट हमारे पास जो आज का लेवल है जिसको हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है जी अटामिक एंड सब अटामिक लेवल। तो अटामिक लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास है एटम। एटम हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो काउंट होता है, सबसे छोटा मादे का जो है वो ज़रा है जिसको हम एटम बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास है सब अटामिक। सब अटामिक हमारे पास वो तमाम तर पार्टिकल्स होंगे जिनके मिलने से जो है वो एटम बन रहा है, जैसा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं या फिर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ द यूनिट्स, कि जितनी भी जिंदा जानदार या फिर जितनी भी बेजान चीज़ें हैं वो बनी हुई होती हैं जी यूनिट्स से मिलकर, जिनको हम लोग नाम देते हैं एटम्स, या फिर हम इन्हें कहते हैं दीज आर नोन एज द सब अटामिक पार्टिकल्स। और मैंने आपको बताया कि सब अटामिक पार्टिकल्स और वो आपके पास पार्टिकल्स होंगे जिनके मिलने से हमारे पास क्या बनते हैं, एटम बनते हैं। जैसा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, या जैसा कि हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दीज आर द सब अटामिक पार्टिकल, और जब ये मिल जाते हैं तो हमारे पास एक क्या बनता है, एटम जो है वो बनता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कि हमारे पास जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं उन सब के अंदर एटम आपको नज़र आते हैं। और लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जो स्टार्ट हो रही है वो हमारे जितने भी लिविंग सेल्स हैं, लिविंग जानदार की बॉडी के पार्ट्स हैं, उनमें सबसे जो बेसिक चीज़ है वो हमारे पास अटामिक या फिर सब अटामिक लेवल है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ नोन एज मोलेकुलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल क्या चीज़ है, इसमें आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं कभी भी वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहते। मतलब एलिमेंट्स की ये कोशिश होती है कि हम ना किसी तरह से अपने आप को मेंटेन करें, अपने आप को स्टेबल करें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि अपने आप को आयनिक बॉन्ड की फॉर्म में एक दूसरे के साथ मिला लेते हैं, या फिर कोवलेंट बॉन्ड बना के मिलकर एक दूसरे के साथ जो है अपने आप को स्टेबल करते हैं। अब आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ये कोशिश होती है कि हम अपने ऑक्टेट रूल को जो है वो मुकम्मल करें, अपने सब शेल जो है उनको हम कंप्लीट करें। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है
कि इन ऑर्गेनिज्म एलिमेंट्स कैन नॉट अक्कर इन आइसोलेटेड फॉर्म, कि जानदार की बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहते, मतलब जुदा जुदा एलिमेंट्स जो है वो नहीं रहते, फॉर्म एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, और उनकी ये कोशिश होती है कि ये दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ अपने आप को मिलाएं। तो एलिमेंट कंबाइन थ्रू आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, तो अपने आप को दूसरे एलिमेंट के साथ मिलाने के लिए ये एटम क्या करते हैं, अपने एलिमेंट्स को ये आयनिक या फिर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। क्या बताया मैंने आपको स्टूडेंट ये बताया कि एलिमेंट्स जो हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहते, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे एलिमेंट्स के साथ अपने आप को मिलाते हैं। तो जिस फॉर्म में ये मिला रहे हैं वो हमारे पास है बॉन्ड, वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्म में भी एलिमेंट्स आपस में मिल सकते हैं, या फिर कोवलेंट बना के बॉन्ड बना के भी आपके एलिमेंट्स जो आपस में मिलेंगे। और जैसे ही ये आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इनसे मिलकर हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं, हम उन कंपाउंड्स को हमेशा स्टेबल कंपाउंड का नाम देते हैं, या फिर वो जो स्टेबल कंपाउंड होगा हम उसको कहेंगे मॉलिक्यूल। मतलब आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद हमारे पास स्टेबल कंपाउंड बनते हैं, हम उन स्टेबल कंपाउंड को नाम देते हैं दीज आर नोन एज द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हुए, एलिमेंट्स का मजमुआ है। एलिमेंट्स मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके बाद आते हैं हम इसकी अरेंजमेंट्स की बात करते हैं कि हमारे पास अगर आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी अरेंजमेंट की बिहाफ पे हमें क्या नज़र आता है, हमें क्या बेनिफिट नज़र आता है। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉन्डिंग अरेंजमेंट परमिट्स, इससे हमें ये फ़ायदा होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जब मिलते हैं टू बी कंस्ट्रक्टेड, इससे हमारे पास बनते हैं अ ग्रेट वैरायटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द न्यू मॉलिक्यूल। मतलब ये कि जब ये मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग के ज़रिए मिलेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स की अक़साम और ज़्यादा जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनके हमारे पास वैराइटीज़ जो है वो बनती हैं। तो ये हमें बेनिफिट है कि मॉलिक्यूल जब आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास बना के मिलेंगे तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की वैरायटी है वो बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स की जो कम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है। मतलब हमारे पास बहुत सारी अक़साम के क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स आपस में आयनिक या फिर कोवलेंट बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो वैरायटी बढ़ जाती है। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स की तरफ कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स की कितने टाइप्स हैं। हमने ये लिखा है ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मतलब ये कि हमने जो मॉलिक्यूल्स की टाइप्स बनाई हैं वो उनके मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पे बनाई हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल, नंबर वन इज़ नोन एज द माइक्रो मॉलिक्यूल एंड सेकंड वन इज़ द नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल। तो आइए जी चलते हैं, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल की। याद रखिएगा स्टूडेंट, माइक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हमेशा लो हो, तो दैट हैव द लो मॉलिक्यूलर वेट। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, हैव द लो मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो हो हम उनको नाम देते हैं दीज आर नोन एज द माइक्रो मॉलिक्यूल। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है माइक्रो मॉलिक्यूल की, जैसा कि हमारे पास पानी है, H2O है, हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर हमारे पास ग्लूकोज है। दीज आर द माइक्रो मॉलिक्यूल। इनका साइज छोटा है, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है। उसके बाद बात करते हैं हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दैट हैव द हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज़्यादा हो, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो हम उन मॉलिक्यूल्स को नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल दी हुई स्टार्च मैक्रो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है, लिपिड्स हमारे पास ये बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद हमने इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हमने एक और कंडीशन पे एक और चीज़ को बुनियाद बना के, वो हमारे पास है कार्बन और हाइड्रोजन, यानी हमने मॉलिक्यूल्स को कार्बन और हाइड्रोजन की बुनियाद पे फिर से जो है वो क्लासीफाई किया है। और हमारे पास लिविंग वर्ल्ड के अंदर टू टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल बन रही हैं ऑन द बेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन को बुनियाद बना के देखें तो हमारे पास दो तरह के जी मॉलिक्यूल हैं जिंदा जानदारों में, एक हमारे पास है जी ऑर्गेनिक और दूसरे हमारे पास क्या इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, दैट कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आपको नजर आए, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी पाई जाती हो, हम इस तरह के मॉलिक्यूल्स को नाम देते हैं दीज आर नोन एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल स्टूडेंट मैंने यहाँ पे दी हुई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की हमारे पास ग्लूकोज एग्जांपल आएगी, और साथ हमने यहाँ पे किसको मेंशन किया हुआ हमारे पास अमाइनो एसिड्स की जो एग्जांपल है ये किसको शो कर रही है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। उसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। याद रखिएगा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ ना हो, यानी ऑर्गेनिक में हमने बोला
कि कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ हों। और इनऑर्गेनिक में हमने क्या बोला, दैट डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एक साथ आपको नज़र नहीं आएगी। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैंने एग्जांपल दी कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें कार्बन मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, लेकिन साथ हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इसी तरह हमने बात की पानी की, H2O मैंने लिखा हुआ है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है लेकिन साथ जो है वो कार्बन नहीं है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नज़र ना आए हमारे पास कहलाते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं कि हमारे पास जो मोस्ट अबंडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो कौन कौन से हैं। तो इसमें चंद एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दी हैं, जैसा कि हमारे पास ग्लूकोज है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, हमारे फैटी एसिड्स हैं, उसके बाद हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स में मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ, आपका डीएनए हो सकता है या फिर आपके क्या हो सकते हैं आरएनएज हो सकते हैं, डीएनए आरएनए ये सारे न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद हमारे पास है जी एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये जो एडीपी है, एटीपी है, एएमपी है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं और उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमारे 2 लेवल जो है आज कंप्लीट हो गए। एक लेवल हमारे पास था फर्स्ट अटामिक और सब अटामिक लेवल, और उसके बाद हमने सेकंड लेवल देखा मॉलिक्यूलर लेवल। तो यहाँ तक के लिए आज काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग अपने टिश्यू और सेलुलर लेवल की ब्याह पे हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।